दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार एपिसोड नावल आगे आगे और दिलचस्प होता जा रहा है। इसलिए जो दोस्त चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको एपिसोड टाइम पर मिलती रहे। शुक्रिया। मैंने तेजी से दरमियानी फासला तय किया और पूरी ताकत से एक मुक्का इसके रुखसार पर मारा। इसकी गर्दन का जोड़ टूट गया। इसका वो हाथ जो हथियार उठाए हुए था रुक गया। इसके मुंह से घटी घटी करा निकली और वो जमीन बोस हो गया। मैंने सहूलत से इसके हाथ से आला थाम लिया और टीले की तरफ बढ़ा। उनका सरगना टीले पर पहुंच चुका था और महज इस इंतजार में था कि कब वाहले की बौछार खत्म होती है। ये लम्हा भी 1-2 मिनटों में आ गया। वो तसल्ली से ऊपर बढ़ा और गहरी सांसें लेते हुए वाहले के पास से नाली को ठोकर मार कर परे कर दिया। और न भी करता तो वाहले के लिए वो बेकार थी। इसने अपना हथियार निकाला और इसको फुल किया। वाहले के मुंह पर टार्च की रोशनी डालकर तसल्ली की के टारगेट वही था। इसने बना कुछ कहे वाहले के सर का निशाना लिया तो अचानक ही रुक गया। इसके रुकने की वजह यही थी कि इसकी पुश्त पर वाज़े मेरी गहरी सांस की आहट थी। वो तेजी से पलटा और हथियार का रुख मेरी तरफ सीधा किया, मगर मैंने इससे भी ज्यादा तेजी से इसकी कलाई पर मजबूत वार किया। हथियार हाथ से छोटा और अभी हुआ में आला था कि मैंने इसे फुटबॉल की तरह ठोकर मारकर कहीं दूर फेंक दिया। वो अपनी कलाई थाम कर पीछे हिट गया। मेरी मौजूदगी इस बात की दलील थी कि इसका साथी मारा गया है। इसने फाइटिंग सटनस में आकर मुझे घेर लिया। मैंने भी आला बेल्ट में फंसा लिया। इसने अचानक ही मुझ पर हमला किया और एक मुक्का दाएं जबड़े पर दिया, दूसरा बाई पर और पूरी ताकत से उछलकर मेरी छाती पर दोनों टांगें रसीद की। मैं तकरीबन उड़ता हुआ कई फुट पीछे कमर के बिल जा गिरा। दिमाग पर जैसे धुंध सी छा गई। मैंने सर को झटका और खड़ा हुआ। एक बार फिर वो हमला आवर हुआ और इस बार इसने पहले मुक्का पेट में दिया, दूसरा थोड़ी के नीचे। मेरे घुटनों पर ठोकर मारकर मुझे झुकाया और गिरेबान से पकड़कर एक तरफ को उछाल दिया। मैं एक बार फिर बुरी तरह जमीन बोस हो गया। इसने पंजों पर उछलते हुए मेरे उठने का इंतजार किया। जब मैं उठ खड़ा हुआ तो इस बार बाई तरफ से लात धुमाकर मुंह का निशाना लिया। मैंने आगे बढ़कर इसकी लात को मुंह से चंद इंच दूर रोका और जो लात जमीन पर थी पूरी ताकत से इसकी रान पर ठोकर मारी। वो जमीन पर जोर से गिरा। मैं झटके से ऊपर सवार हो गया और उल्टे हाथ से इसका गला थामा और सीधे हाथ से इसके नाक मुंह को सिक्कों पर रख लिया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। इसका काम करके मैं इसके ऊपर से उठ गया और वाहले की तरफ लंगड़ा कर पहुंच गया। वो आंखें फाड़े ये सारा मंजर देख रहा था। वो 2-4 मिनटों में ठंडा हो गया। वाहला बोला, तुझे पता भी है ये कौन है? कमांडो कहते हैं इसे, कहते हैं अफगान जंग में कमांडो था। तूने इसे अकेले ही मार दिया तो है क्या चीज? मैं बोला, ये समझते में उम्र गुजर जाएगी। मैंने इसे सहारा देकर उठाया और सड़क की तरफ जाने लगा। हम सड़क पर पहुंचे तो 2 गाड़ियां बर्क रफ्तारी से आती दिखाई दे। उनमें कीसो और दीगर बंदे थे। मैं बोला, इसे अस्पताल ले जाओ और इसकी टांग से निकालो। मुझे एक फ़ोन दो। उन्होंने मुझे एक फ़ोन थमाया। मैंने अपने भीगे हुए मोबाइल से सिम निकाल कर इस मोबाइल में डाली और बोला, ज़ैगम, दुबई में गर्देजी के सारे खानदान को उठवाल। मैंने अगली काल सुहेल को मलाई और बोला, कमांडो की लाश उठवा लो वरना पहचानी नहीं जाएगी। कीसो चौंका और बोला, सर क्या कहा आपने? कमांडो की बॉडी? ये वही पुलिस वालों का कलर है ना? मैं बोला, है नहीं था, अब ऊपर पहुंच गया है। वो खुशगवार हैरत से बोला, ये तो कमाल ही हो गया, सोसंटार की तो एक लोहार की। वाहला बोला, तूने आज मुझे हैरान कर दिया है। मेरे लिए तूने ये जो काम उठाया वो मेरी समझ से तो बाहर है। ऐसा क्यों किया और क्या जरूरत थी इतनी बड़े दामन से उलझने की? मैं बोला, उनको भी यही उम्मीद थी कि मैं भागने की कोशिश करूंगा। मैंने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उनको मौत के जायके से रूशनास करवाया। हम दूसरे अड्डे पर पहुंच गए थे। मैं कीसो से बोला, बता करो कि कमांडो को ये काम किसने दिया? वो बोला, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये काम जिसने दिया होगा डायरेक्ट कमांडो से बात हुई होगी। क्योंकि वाहले की ड्रेसिंग हो गई और जख्मों पर मरहम लग गए तो मैंने मनाल को कॉल की और बोला, साईं क्या पिल रहा है? वो बड़ी सनसनी फैलाते हुए बोली, यहाँ कसूर साई पर एक बड़े पैमाने का मरका हुआ है। सुना है कि इसमें एक परान फौजी कमांडो भी मारा गया है। मैं बोला, आप वही हैं? वो बोली, हाँ मैं वही हूँ। क्यों, खैर है ना? मैं बोला, मैं भी पहुँचता हूँ, फिर बात करते हैं। मैं कीसो से बोला, अपने बंदे वहाँ से निकल आए हैं ना? वो बोला, जी। अपने 3 बंदे तो मारे गए। गाड़ियाँ और दीगर सामान हमने वहाँ से हटा लिया है। मैंने कपड़े मंगवा कर बदले और एक डबल केबन गाड़ी में वापस इस जगह पहुँचा। यहाँ पुलिस की गाड़ियों के साथ साथ मीडिया की भी काफ़ी लंबी लाइनें थीं। मुझे मनाल की टीम को कूदने में कतई कोई दुश्वारी ना हुई। मैंने इसके कैमरामैन से पूछा कि मनाल कहाँ है तो वो बोला,
वो डेढ़ के पीछे है। मैं डेढ़ के पीछे पहुंचा तो वो सिगरेट के किश लगा रही थी। मुझे देखते ही मुझसे लिपट गई और बोली, अपू साहिब, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मैं बोला, अच्छा, कोई खास न्यूज़? वो छाती मसल कर सामने कदरे अंधेरे हिस्से की तरफ इशारा करके बोली, वहां चली। मैं इशारा उचक्का तो ही और मैंने कंधे उचक्का दिए। हम इस जगह पहुंचे तो इसने अचानक ही अपनी पेन नीचे सरकाई और झक कर बोली, प्लीज जल्द करे, कोई आने जाने वाला नहीं। मैं नहीं जानती क्या होगा। मैंने उधर उधर देखा, ना ये मकाम ऐसा था और ना ये जगह महफूज थी। मैंने मुखात नजरों से उधर उधर देखा क्योंकि कुछ ही फासले पर हुजूम था। खैर, किसी खूबसूरत लड़की के जज्बात को इंसान कब तक नजरअंदाज कर सकता है। वो बोली, मैं इतनी थक चुकी हूं कि रैलिक्स होने के लिए बेकरार हो रही हूँ। अच्छा हो जो आप आ गए। वाह, रैली गुड, थोड़ा सा था मगर मुझे सुकून मिल गया है। मैं बोला, क्या न्यूज़ है? वो बोली, न्यूज़ ये है कि यहाँ वाहला छुपा हुआ था, कमांडो इसे मारने आया और खुद बड़ी बुरी मौत मारा गया। मैं बोला, कमांडो का वाहले से क्या ताल्लुक? वो बोली, कमांडो को किसी ने वाहले को मारने का काम दिया होगा। मैं बोला, और ये कौन हो सकता है? वो बोली, हुई भी कोई पुराना साथी आज इन लोगों को इसके कुछ बिक देने का अंदेशा हो। हम गाड़ी के करीब पहुंच चुके थे। मैं बोला, इसमें एसपी सुहेल की मुलव्वसीत कितनी होगी? वो बोली, मेरा ख्याल है कि इसने अगर ये आर्डर नहीं भी दिया तो वो कुछ ना कुछ जानता जरूर होगा। मैंने इस छेड़छाड़ को खत्म करते हुए कहा, तुम लोग न्यूज़ किस तरह कोर करोगे? कमांडो को हीरो बनाकर विलन बनाकर? वो बोली, फी अलहाल सोचा नहीं है, अब बताए। मैं बोला, इसे यूं कोर करो कि सवाल खड़ा हो जाए कि कमांडो आखिर इतनी बुरी कार्रवाई क्यों कर रहा था। वो कोई कानून का मुहाफिज तो था नहीं, एक मुजरिम था और इसे क्या हक पहुंचता है यूं ऑपरेशन करने का? वो बोली, वैली ओ अटकित तो अच्छा है। मैं बोला, अपनी वे में चलता हूँ। वो अचानक ही मुझसे लिपट गई और बोली, आज की रात तो मेरे साथ चली ना? मैं इसकी बाहों को गिले से निकाल कर बोला, फिर कभी सही, आज जरा बिजी हूँ। मैं जानता था कि वो बड़ी प्यासी है और मैंने मुमकिना हद तक इसे सैराब तो किया था मगर इससे इसकी तसल्ली नहीं हुई थी और वो रात भर मुझसे मुलाकात को बेताब थी। मैं वहां से निकला तो रात के 10 बज रहे थे। जैगम की कॉल आई। वो बोला, गर्देजी की फैमिली को उठवा लिया है। मैं बोला, जबरदस्त, अब तुम उनको किसी ऐसी जगह पहुंचाओ कि वो लोग किसी के हाथ ना आ सके। गर्देजी की भी कॉल आ गई। वो गरज कर बोला, पप्पू तूने मेरे बच्चों को उठवा लिया, तेरी माँ। मैं बोला, भौंक मत कुत्ते वरना तेरे बच्चों पर कुत्ते छोड़ दूंगा। इसकी चलती जुबान एकदम थम गई। मैं फुनकार कर बोला, तूने क्या हुआ था कि तो ही सिर्फ चाले चल सकता है? नहीं, मेरा तेरा बाप हुसाए सोचता था। अब सुन, अगर तो अपने बीवी बच्चों की जिंदगी चाहता है तो किसी मरियल कुत्ते की तरह एक तरफ हिट जा और मेरे रास्ते में दोबारा ना आना, समझा? इसने कॉल काट दी। मैंने सोने का इरादा किया और सो गया। सुबह सुबह ही शिराज की कॉल आ गई। एक बार फिर मुझे इसके बताए एड्रेस पर जाना पड़ा। शिराज के साथ हसब तवक्को नबील साहिब भी थे। उनका मॉड खासा उखला हुआ था। बहरहाल मुझे उनके मॉड की परवाह नहीं थी। शिराज बोला, मुझे हर रोज तुम्हें यहाँ तलब करना पड़ता है और नबील साहिब को सफाई देनी पड़ती है। मैं बोला, तो मत दो उन्हें सफाई, हम उन्हें जवाब दे नहीं हैं और वैसे भी हम उनसे कौन सा फैज़ हासिल कर रहे हैं? हर मामले से तो ये लाइल्म हैं। नबील साहिब बिगड़े मॉड में बोले, शिराज, क्या मैं यहाँ अपनी इंसल्ट करवाने आया हूँ? शिराज बात को संभालते हुए बोला, अपू, ये हमारा साथ दे रहे हैं, उनको हमने इंगेज किया है। मैं बोला, किस बात का साथ? अब तक उन्होंने कौन सी मदद की है हमारी? मगर जवाबदही के लिए रोज तशरीफ लाते हैं। नबील साहिब बोले, देखो शिराज, इसे कहते हैं सीना जोरी। कल मेरे एक एसपी को मार दी और आज कमांडो को खत्म कर दिया। वो पुलिस का एक अहम असासा था। हम इससे कई ऐसे काम लेते थे जो हम खुद किसी भी वजह से करने से कासिर थे। मैं बोला, अच्छा, इसे मैंने दावत पर बुलवाया और फिर आइस करीम में जहर मिलाकर खुला दिया है ना? आपका वो असासा मुझे मारने आया था, जिसे मैंने मार कर कोई गुनाह किया हो? वो मुझे मारने आया था इसलिए खुद मारा गया। वो बोले, तुम इसे बताते कि तुम हमारी साई पर हो? मैं हंस कर बोला, वाह, आपको लगता है कि वो सुनने के मौड में था और मुझे कोई वही आई थी कि वो पुलिस का असासा है? नदील साहिब, आपको ये पता था कि कल वो मुझ पर अटैक करने वाला है? वो गुड़बड़ा कर बोले, नहीं, ये बात मेरे नॉलेज में नहीं थी। मैं बोला, अटैक साइड देखी है आपने? हैवी सामान का इतना बेदरेग इस्तेमाल, जैसे जंग हो रही हो और आप लाइल्म थे। आपका ये असासा बाहर से कॉन्ट्रैक्ट लेता था, ये पता है आपको? वो कमजोर लहजे में बोले, नहीं, ये बाहर से तो नहीं लेता था। मैं बोला, इसका मतलब है कि ये काम आपके डिपार्टमेंट में से किसी ने दिया है? इससे लाइल्मी तो मुजरिमाना गफलत है। इस वाक़ये में 3 बेगुनाह मेरे बंदे मारे गए, इसलिए बाकियों को मैंने ख़त्म किया। मेरे इस बयान के बाद नबील साहिब खामोशी से बैठे रहे। उनके चेहरे पर मुतज़ाद तासुरात थे। मैं शिराज से बोला,
शिराज, मेरा ख्याल है कि आईजी साहिब को तुमने खामखा तकलीफ दी है, उनसे हमें कोई फ़ायदा मदद नहीं मिलने वाली, कभी कभार कोई मामूली इत्तला मिल जाती है, वो तो कोई आम पाही भी मुखबरी कर सकता है। मैं उठा और बोला, मुझे इजाज़त दीजिए, कई काम देखते हैं। शिराज बोला, ठहरो, मैं साथ चिल्लूंगा। बाहर निकलकर शिराज बोला, दुबई में गर्देजी की फैमिली गायब हो गई है। इस बार मिलिट्री इंटेलिजेंस को पत्ता लगाने को कहा गया है और साथ ही तुम पर भी सख्त ऑब्जर्वेशन का आर्डर है। मैं बोला, तो मुझ पर ऑब्जर्वेशन लगाई गई है? वो बोला, अब उनको कौन बताए कि जिस पर ऑब्जर्वेशन लगानी है वो अपना ही बंदा है। मैं बोला, खैर, जो दिल करे तुम लोग करो। इसकी फैमिली को जैगम के बुंदों ने उठाया है। वो बोला, इसने दुबई में किसी माफिया से ये काम करवाया होगा। मैं बोला, तुम कोई ऑपरेशन प्लान करके उनको बाजियाब करवा लो। वो बोला, हाँ, ये ठीक रहेगा कि गर्देजी भी खुश और हमें कोई खास टेंशन भी नहीं होगी। मैं बोला, बस तो लग जाओ काम पर। वो बोला, इस एसपी सुहेल का क्या करे, वो बार बार कमीना पिन दुखा रहा है। मैं बोला, इसे दूसरे तरीके से हैंडल करूंगा, तुम इसकी फिक्र छोड़ो। मैं वहां से निकला और पुलिस लाइन चला गया। रास्ते में मैंने एक कीमती टैक्स खरीदा और गिफ्ट रैप करवा लिया। मुझे एसपी सुहेल का घर ढूंढने में बिल्कुल भी दुश्वारी ना हुई। मैंने गार्ड को कहा कि बेगम साहिबा को कहे कि एसपी साहिब के दोस्त आए हैं। मुझे अंदर बुला लिया गया और 5 मिनट बाद ही एसपी सुहेल की बीवी अंदर दाखिल हुई। इससे ये मेरी दूसरी मुलाकात थी। 2 दिन पहले रेस्टोरेंट में वो मुझे बतौर सुहेल के दोस्त मिल चुकी थी। मैंने उठकर इसका इस्तकबाल किया। एसपी सुहेल की बीवी एक 30-32 साल की हसीन औरत थी जिसका जिस्म खासा फरबा माइल हो चुका था, मगर अभी भी इसमें कशिश बाकी थी। इसकी रहमत अलबत्ता अभी भी शफ़ाफ और बेदाग थी। वो बड़े इश्तियाक से बोली, अरे पप्पू साहिब, आप यहाँ, ये एक प्लेजेंट सरप्राइज है। मैं बोला, शुक्रिया, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कदम बोसी के लिए हाजिर हो जाऊँ। वो बोली, कैसे क्या लेंगे, चाय या काफ़ी? मैं बोला, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस मैं मिलने की आरजू में चला आया। वो मुझे गहरी नज़रों से देखती हुई बोली, सुहेल से कोई काम था? मैं बोला, अरे नहीं भाभी, मैं तो अब से मिलना चला आया। वो बोली, अच्छा अच्छा। मैं बोला, मैंने इस दिन भी सुहेल से आपके मुताल्लिक पूछा मगर वो कई कतर गए। मैं बोला, दरअसल उनकी और मेरी खास बुनती नहीं है, मगर जाहिर है एक ताल्लुक है तो निभा रहे हैं। वो सर हिलाकर बोली, बस वो ज़रा मूडी से इंसान हैं। मैं बोला, वैसे आपके बच्चे? वो उदासी से बोली, दरअसल हमारे बच्चे नहीं हैं। मैं बोला, अगर बुरा ना मनाए तो इसकी वजह पूछ सकता हूँ? वो बोली, बस कुछ घरेलू मसाइल, कुछ मेडिकल मसाइल। खैर छोड़ी। मैंने गिफ्ट इसकी तरफ बढ़ाया और बोला, ये आपके लिए मेरी तरफ से एक हकीर तोहफा है। इसने बड़े पर शौक अंदाज में गिफ्ट थाम लिया। खोला तो हार देखकर इसकी आंखें दंग रह गईं। इस हार की मालियत 4 लाख थी। एक औरत होने के नाते ऐसा हसीन और कीमती गिफ्ट इसके लिए बड़ा खुशगवार तोहफा था। इसने कपकपाते अंदाज में हार मेरी तरफ बढ़ाया और बोली, सॉरी, मैं ये नहीं ले सकती, प्लीज आप ये रख ले। मैंने इसका हाथ नरमी से दबाया और बोला, प्लीज इनकार मत कीजिए, मुझे ये हार दुखा तो कोई शाइस्तगी सूरत जहन में ना आई, फिर आपका ख्याल आया तो मैं ये आपके लिए ले आया। वो कमज़ोर सा एहतजाज करते हुए बोली, मगर ये बहुत कीमती है। मैं बोला, भाभी, आपके सामने तो निहायत हकीर है। इसने अपनी मोटी मोटी आंखों से मेरी तरफ देखा और नज़रें झुका ले। मैं इसके दिल में नक्ब लगाने में कामयाब हो चुका था। औरत की 2 ही कमजोरियां होती हैं, एक तारीफ, दूसरी जेवर। ये वोहरा अटैक था। वैसे भी मुझे एसपी सुहेल से ये उम्मीद हरगज नहीं थी कि इसकी बीवी इससे खास खुश होगी, इसलिए मुझे यकीन था कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। एसपी सुहेल जैसे लोगों को इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि वो अपनी बीवियों को उनका जायज़ हक दे सके। वैसे भी सुहेल अभी तक निहायत कीना परवर इंसान साबित हुआ था। इसकी जान बचाने के बावजूद इसके और मेरे दरमियान एक खलीज ही थी। अगले ही मिनट में इसकी बीवी मुझसे ऐसे घुल मिल गई जैसे मैं इसके शौहर का नहीं, इसका देरीना दोस्त हूँ। वो मुझसे अपने कॉलेज के किस्से और दीगर बातें शेयर करने लगी और खिलकर हंस हंस कर बातें करने लगी। ऐसे में इसका दुपट्टा ठलक गया। मैंने बिला तकल्लुफ बड़ी ललचाई नज़रों से देखा। इसने मेरी नज़रों का मरकज़ जान लिया और छाती को ढक लिया, मगर इसके चेहरे पर शर्मिंदगी आबिरहमी की बजाय वो मुस्कुराहट थी जो किसी ऐसी औरत के मुंह पर होती है जो कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। मैं बोला, क्या मैं आपका वाशरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? वो बोली, शोर इस तरफ है। मैं वाशरूम में दाखिल हुआ और दरवाज़ा खुला ही रहने दिया। मैं वाश बेसन से हाथ धोने लगा। मुझे 5 मिनट हो गए तो वो भी मेरे पीछे ही आ गई और बोली, अपू भाई, कुछ चाहिए तो नहीं? मैंने इसे अंदर घसीट लिया और बाहों में भर कर बोला, बस भाभी, आपकी प्यार भरी नज़र चाहिए। वो कसमसा कर बोली, छोड़ी, कोई आ जाएगा। मैं बोला, अच्छा, सिर्फ किसी के आने का ही डर है ना, और तो कोई बात नहीं। वो घबरा कर बोली, सुहेल को पता चल गया तो क़यामत आ जाएगी। मैं इसके भारी जिस्म को अंदर की तरफ धकेल कर बोला, तो आप मत बताइएगा। वो बड़ा कमज़ोर सा एहतजाज करते हुए बोली, प्लीज
समझने की कोशिश करे, ये ठीक नहीं है। सिर्फ 5 ही मिनटों में वो भी मेरे साथ देने लगी। मैंने उजलत में दरवाजे को पीर मार कर बंद किया। वो जैसे लुत्फ से बेहाल होने लगी, इसकी आंखों में जज्बात का तूफान ठाठे मारने लगा। वो शादीशुदा होने के बावजूद किसी प्यासी औरत की तरह थी। इतने सालों बाद वही पहले वाला मजा आया है। मैंने एक हल्की सी चपत रसीद करके बोला, मुझे अंदाजा था कि अब में ये टैलेंट है, इसलिए तो सोचा अब से मिलना चाहिए। हम दोनों वापस ड्राइंग रूम में आ गए। वो मेरे लिए चाय बनाते हुए बोली, वैसे तुम्हें कैसे पता था कि मैं मान जाऊंगी? मैं बोला, वेल, अब एक हसीन और समझदार खातून हैं भाभी। मुझे यकीन था कि आपको भी एक हसीन मर्द की हमराही की तमन्ना होगी, जिसमें जवानी हो, जोश हो और जो आपकी कदर जानता हो। इसलिए मैंने सोचा कि इस बोरिंग मर्ड लाइफ से चंद मिनटों के लिए ही सही आपको आज़ादी दिलाई जाए। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? वो खुश होकर बोली, बहुत अच्छा लगा। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती कि कैसा महसूस हुआ। किसी ताकतवर मर्द की हाथों में होना वाकई मानी रखता है। वैसे तुम्हें सुहेल से डर नहीं लगता? मैं बोला, डरता तो वो मुझसे है। अभी कॉल करके बताइए कि मैं आया हूँ, पता नहीं क्या होगा इसकी। वो बोली, तुम कोई माफिया डॉन टाइप चीज हो क्या? मैं बोला, अरे नहीं नहीं भाभी, एक मामूली सा बिजनेसमैन जिसे पुलिस का महकमा न जाने क्या बनाने पर तला है। सुहेल को मैंने प्यार से समझाया मगर साला समझता ही नहीं। आपके पास इसलिए आया हूँ कि इसे समझाइए कि मुझसे ना उलझे। कितनी बार इसकी जान बख्शी है मैंने। आपका ख्याल ना होता तो कब का उड़ा चुका होता। आप पना कपड़ों के जितनी हसीन लगती हैं, सफ़ेद लिबास में कहा लगेगी। वो घर आ गई क्योंकि मेरी तारीफ में भी एक संगीन धमकी छपी थी। मैं उठते हुए बोला, अच्छा भाभी चलता हूँ, कभी इस देवर की कोई बद्दुआ हो तो याद कीजिएगा। सुहेल से लाख दुश्मनी सही, अब से तो प्यार का रिश्ता है। वो कपकपा थी। मैं अलविदा कहता हुआ घर से निकल आया। मैं ऑफिस पहुंचा तो इत्तला मिली कि किसी न्यू लाइन बिल्डर्स के फराज साहिब का बार बार फोन आया है। मैंने उनसे बात कराने को कहा। कॉल मिल जाने पर मैं बोला, जी फराज साहिब, हुक्म कीजिए, कैसे याद किया? वो बोला, अपू साहिब, मुझे लगता है कि हमारे दरमियान कुछ गलत फहमी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि वो दूर हो जाए। मैं बोला, फराज, हम दोनों मियाँ बीवी तो हैं नहीं कि तलाक की नौबत आ जाए। अगर कभी मुझे लगा कि मुझे आपकी तरफ से कोई गजन पहुंची है तो जाहिर है मैं इसका जवाब तो दूंगा। ये एक फितरी रद्द अमल है। वो बोला, मैं समझता हूँ और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें। इसके लिए हम आपको हर लिहाज से मुतमईन रखेंगे, ये हमारा वादा है। मैं बोला, मैं भी मुतमईन हूँ, इस बात का यकीन रखे। खैर, आप अगर चाहते हैं कि अब से मेरी बनी रहे तो हर इस रास्ते से गुरेज करे जो मेरा रास्ता हो। खाने के बाद मैंने मैडम शबीना को कॉल की और बोला, कैसी हैं मैडम? वो बोली, मैं एकदम ठीक हूँ। अब सुनाई, कैसे क्या खिदमत करूँ? मैं बोला, एक प्यारी सी बच्ची चाहिए, मासूम सूरत हो, शक्ल से मजलूम दिखाई दे, साथ कपड़ों में भी जिस्म आग लगा दे और जरा होशियार हो तो क्या कहने, मिल जाएगी ना? वो हंसी और बोली, अपू साहिब, इतना सब कुछ एक में तो मलना मुश्किल होता है, कोशिश करती हूँ। वैसे काम किया है? मैं बोला, एक दोस्त हैं, उनको तो फतना एक अदद रात का नजराना देता है। दोस्त जरा मजहबी रुझान रखता है तो इसलिए सोचा कि इसे बताए बगैर एक बेलगाम जवानी वाली लड़की दी जाए। इंसान इतना भी परहेजगार नहीं होता ना कि लड़की देखकर फिसले ना। वो बोली, यही बात है, कोई और बात भी है? मैं बोला, बात जो भी हो, एक रात के अच्छे दाम मिलेंगे। वो बोली, ठीक है, एक लड़की भेजती हूँ, एक लीजिए, समझदार है, जो बताएंगे इस पर अमल करेगी। थोड़ी ही देर में एक खुश शक्ल और खुश बदन लड़की आ गई। इसकी उम्र 20 से ऊपर थी मगर अपनी उठान की वजह से 17-18 की दिखाई देती थी। शायद जिस्म फिरोशी के धंधे में अभी नई थी, आहद से ज्यादा एक्टिंग में माहिर थी जो इसके चेहरे पर भूलापन नुमाया था। मैंने लड़की को बिठाया और बोला, आज रात मेरे एक दोस्त के पास जाना है, मेरे बंदे वहां छोड़ आएंगे। तुम उनसे ये कहोगी कि तुम बेसहारा हो और तुम्हें मदद की जरूरत है। तुम घर से भागकर शादी के लिए आई मगर कोठे पर पहुंच गई। वहां से तुम भागकर एक खुदा तरस बंदे के पास पहुंची जो तुम्हें इसके पास ले आए। वो जो करे तुमने हल्की सी मुजाहमत के बाद कबूल करना है, कर लोगी ना? अगर मैं खुश हुआ तो मैडम की फीस और कमीशन के अलावा भी इनाम दूंगा। वो बोली, सर, मैं सब कर लूंगी मगर इसमें कोई जान का खतरा तो नहीं है? मैं बोला, तुमने शायद पप्पू अनवर का नाम नहीं सुना? वो हंसी और बोली, सर, सुना है, अब तो बहुत सुनने लगी हूँ, लोग आपके नाम से कांपते हैं, मगर साथ ये भी सुना है कि दिल के बड़े नर्म मिजाज वाक़े हुए हैं। अब मैं इसे गुलाबी गाल थपथपा कर बोला, सख्ती और नरमी साथ साथ बरतनी पड़ती है डीर। मैंने रुखसार को बुलवाया और बोला, इसे बाजार ले जाओ, सफ़ेद लिबास, अबा वगैरह दिलाओ। ये वापसी पर मुझे एक शरीफ और निहायत कदामत पसंद घराने की दुख्तर नेक अख्तर लगनी चाहिए। रुखसार ने सर हिलाया और बोली, हो जाएगा सर। मैंने वजाहत को बुलाया और बोला, वो मौलाना साहिब आज इस वक्त वाज देंगे? वो बोला, जी, असर के बाद। मैं बोला, तुम एक काम करो, एक लड़की है,
इसे अपनी मुंह बोली बहन बना कर ले जाओ और बोलो कि तुम इसकी मदद नहीं कर सकते, और चूंकि वो जो उन और हसीन है तो घर भी नहीं ले जा सकते, इसलिए तुम इसे जवान मौलाना की पनाह में देना चाहते हो। वो घबरा कर बोला, सर जी, ये तो कहीं कोई कुफ्र ना जाए हमसे। मैं बोला, भाई अगर वो मौलाना साहिब वाकई नेक बंदे हुए तो लड़की लूट आएगी, अगर ना हुए तो कुफ्र की बजाय सवाब मिलेगा। ऐसे नाम निहाद मौलवी से मुंह से निकाब हटाने पर हमारे मुख में यही मुसीबत है कि बंदा मौलवी बन जाए, आपीर फकीर बन जाए तो लोग कहते हैं बड़ा नेक है, अंदर से वो चाहे कितना ही खबीस और मक्कार क्यों ना हो। वो बोला, लड़की को छोड़ने के बाद क्या करना है? मैं बोला, मौलाना का पीछा, और जहां वो लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाए हम उन्हें रंगे हाथों घेर लेंगे। समझ गए ना? वो बोला, उनके साथ 2 मुहाफिज भी होते हैं। मैं बोला, तुम 2 मुहाफिजों से डरते हो? वो बोला, नहीं जी, मगर वो बेचारे बेगुनाह ना हमारे हाथों मारे जाए। मैं हंस कर बोला, वाम यार, तुम तो वाकई बदल गए हो, ये तो अच्छी बात है, हम उन्हें जान से नहीं मारेंगे, बेबस कर देंगे। वो सर हिलाकर बोला, ठीक है सर, मैं तैयारी करता हूँ। मुझे गर्देजी की कॉल आई। वो बोला, पप्पू अब तक मेरे बच्चे तुम्हारे कब्जे में हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं बोला, तो 1 नंबर का हरामजादा है, तुझे कितनी बार मौका दिए मगर तो माना ही नहीं। अब जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तो इंसान का बच्चा बन गया है, मैं तेरी कोई बात सुनने वाला नहीं। वो बोला, पप्पू तुम मेरी बात का यकीन करो, इस बार मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं बोला, अच्छा, तो ये इंटेलिजेंस वाले मेरे अर्द गिर्द रिश्तेदारी बनाने को घूम रहे हैं। इसकी बोलती बंद हो गई। मैं बोला, तुझ जैसे सांप से पिंगा लेने से पहले मैंने हर पहलू पर गौर किया है, तुझे क्या लगता है मैं कौन हूँ? अब तो जान लेगा कि मैं कौन हूँ। मैंने कॉल काट दी। इसकी दोबारा कॉल आने लगी तो मैंने मुसलसल काट दी। एक अनजान नंबर से कॉल आई तो दूसरी तरफ मिस्टर एक्स था। वो बोला, पप्पू मैं एक्स बात कर रहा हूँ। मैं हंस कर बोला, और मैं बे बात कर रहा हूँ। वो बोला, मजाक का वक्त नहीं है, हमें तुमसे एक काम है। मैं बोला, जी कैसे? वो बोला, हमें अपने एक आदमी को रूपोश करना है, इंटेलिजेंस वाले इस तक पहुंच गए हैं, ये लोग गर्देजी की वजह से इस तक पहुंचे हैं, हम चाहते हैं कि वो गायब हो जाए। मैं बोला, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, इसे उड़ा दो, टेंशन खत्म। वो बोला, नहीं, कोड कहे और इसे गायब कर दे, इसे उठवा कर लाहौर ले आओ, हम इससे राज भी उंगवा लेंगे और इसे जहन्नम वासिल भी कर देंगे। मैं बोला, हाँ ये ठीक रहेगा। एक बात और है, वज़ारत खारजा से ज़ैगम एंड कंपनी पर बड़ी सख्त नज़र रखने और उन पर कोई कार्रवाई प्लान करने का हुक्म आया है। मैं बोला, तुम दीन में गर्देजी के बच्चे बाजियाब करवा दो और साथ ही बच्चे उठवाने के जुर्म में ज़ैगम को उठा लो। वो बोला, अपू ज़ैगम बहुत बड़ा आदमी है। मैं बोला, तो क्या हुआ, इसने जुर्म भी तो बड़ा किया है। वो बोला, अगर वो तुम्हारा नाम अंगल दे तो। मैं बोला, मेरा नाम तुम लोगों के ही सामने अगलेगा, फिर मसला किया है। वो बोला, ये काम तो हो जाएगा। खाने के बाद वजाहत का फ़ोन आया कि वो इस लड़की को मौलाना सुबहानी के पास छोड़ आया है। लड़की की हिजाब शदा और तराशीदा बदन की शबीही ने मौलाना को मदद के लिए बेताब कर दिया था। रुखसार ने सोनी के बाप के आने की इत्तला दी। वो अंदर दाखिल हुआ तो चेहरे पर मुतज़ाद कैफियत थी। मैं बोला, जी फारूकी साहिब कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, और ख़ास तौर पर सोनी कैसी है? वो बोला, इसे उड़ाना मसले का हल नहीं, वैसे भी वो करामत बंदा है। मैं बोला, ठीक है, इसे मेरे पास भिजवा दो। वो बोला, वो इस वक्त कराची में है, तुम इसे वहीं से उठवा लो और जहां चाहो पहुंचा दो। मैं बोला, ठीक है, इसे कोड दे दो, ब्लैक कैट, इसका नाम और एड्रेस मुझे दे दो। वो बोला, ठीक है, एक कोरियर सर्विस सब मालूमात दे जाएगी। 10 मिनट बाद एक कोरियर वाला एक लिफाफा डाल गया, अंदर एक कागज़ निकला जिसमें बड़ी ही नामुनासिब आलिखाई में एक एड्रेस था। मैंने कागज़ जला दिया और शिराज को कॉल मलाई। इसने कॉल अटेंड की तो मैं बोला, कराची में सेठ फलक नामी एक बंदे पर सर्वेलेंस लगी है। वो बोला, हाँ होगा, वो शायद इस नेहा वाले मामले से लिंक है। अच्छा, बड़ा बुरा आदमी है मगर इसका समित के साथ उठना बैठना देखा गया है, इसलिए इस पर नज़र रखी जा रही है। अब तो इसे उठाने की कोशिश की जा रही है। मैं बोला, मुझे इसे रूपोश करने का आर्डर मिला है। वो तशवीश से बोला, तो अब? मैं बोला, ये तो इतनी बात है, शिकार खुद चल कर आ रहा है, तुम आज ही कोई बंदा भेजो जो जाकर ब्लैक कैट का बंदा उठा ले। वो बोला, सब ठीक है, हमने सोचा है कि यहाँ से मदद करके इस्लामाबाद सीटल हो जाए, ये मकान फरोख्त करना चाहते हैं ताकि वहाँ मकान ले सके, साथ ही ऑफिस में ट्रांसफ़र की अर्जी भी दी है जिसमें भी कुछ रुकावट है। मैं बोला, रुकावट का मसला नहीं, इस्लामाबाद में जहाँ से आर्डर होते हैं वहाँ का नंबर दो और अर्जी का नंबर, ये काम तो महज एक फ़ोन कॉल की मार है। इसने इस्लामाबाद का एक नंबर दिया जो किसी सरकारी मुलाजिम का था, जहाँ से बैंक से ट्रांसफ़र आर्डर लिखते थे। मैंने काशिफ को कॉल की और बोला, काशिफ साहिब तपू अर्ज कर रहा हूँ। वो चहकता हुआ बोला, ओ मेरे यार, कहो कैसे याद किया? मैं बोला, काशिफ साहिब
एक फ़ोन कॉल चाहिए इस नंबर पर जो हमें मैसेज कर रहा हूँ। एक दोस्त फारूक साहिब का ट्रांसफ़र है, वो आर्डर आज ही निकल जाना चाहिए। वो बोला, ओ यार हो जाएगा, तुम फिक्र ही ना करो, कोई और काम। मैं बोला, उनकी फैमिली के लिए इस्लामाबाद में एक फ्लैट भी चाहिए। वो बोला, हो जाएगा, सरकारी कई फ्लैट्स हैं, उनमें से एक उनको भी दिलवा देंगे, मसला ही नहीं है। तुम है मज़े करो और हमारी तरफ आने वाली बलाओं को दूर करो। हाँ, मैंने कॉल काट दी और बोला, ले ये काम तो हो गया, मकान के कागजात शेख बिलाल साहिब को दे दे, वो किसी अच्छे गाहक को दिखाएंगे, उनका जो भी कमीशन हो मैं सब देख लूंगा। वो निहायत मशकूर हुए और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, अपने बना किसी रिश्ते और बना किसी ताल्लुक हमारे लिए इतना किया। मैं बोला, इस दुनिया में यही होता है, किसी ने बना किसी वजह के आपको शदीद तकलीफ से दो चार किया और किसी ने बना किसी ताल्लुक आपके जख्मों पर मरहम रखा। ना सब एक जैसे बुरे होते हैं, ना सब एक जैसे अच्छे। वो चला गया और कुछ देर बाद वजाहत की कॉल आई, मौलाना साहिब इस लड़की को लेकर DHA वाली साई पर गए हैं। मैं मुस्कुराया, मौलवी साहिब तो मेरी उम्मीदों से ज्यादा नमदीदा और कमीना सिफत निकले थे। कसूर उनका भी नहीं था, लड़की गोरी चट्टी और निहायत मुनासिब सरापे की मालिक थी। मैंने SP सादिक को कॉल की और बोला, एक मकान है जहां एक जोड़ा रंग रलिया मिना रहा है। वो बोला, अच्छा, हम अच्छी छापा मारते हैं। मैं बोला, इस छापे के इवज कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी, आखिर में डील हो जाएगी। और हाँ, सुना है वो लड़की बड़ी हसीन है, इसे अब तन्हाई में तफ्तीश कर सकते हैं। साथ ही जनाब, हम आपको आने जाने का खर्च अदा करेंगे। वो बड़े मीठे अंदाज में बोला, तपू साहिब, बस जी आपकी मोहब्बत है, हमें इस बार कोई खर्च नहीं चाहिए, बस अपनी जानिब से एक अदद छोटा सा पिलाद दलोद दीजिए। मैं बोला, ज़रूर ज़रूर हो जाएगा। मैंने अगली कॉल मनाल को की और बोला, मौलाना सुबहानी का नाम सुना है? वो बोली, जी हाँ, असलम कुरैशी के हल्के में बड़ा मोतबर नाम है, जाना जाता है। मैं बोला, इस वक्त वो एक मकान पर एक बेसहारा लड़की के साथ जिनसी ज़बरदस्ती में मशगूल है। वो हैरत से बोली, ओहो, रैली अट से बिग न्यूज़। मैं बोला, इस तो फिर 5 और हाँ लड़की मेरी है, इसका नाम आ चेहरा भी सामने नहीं आना चाहिए। वो खुश होकर बोली, विलन। मैंने वजाहत से कहा कि वो होशियार रहे, जल्द ही पुलिस और मीडिया पहुंचने वाले हैं, उनके मुहाफिज खबरदार ना कर सके, मुहाफिजों को बनाकर अपने बंदे अर्द गिर्द फैला दो। वो बोला, सब हो जाएगा। मैं खुद भी इस साइट पर पहुंच गया, पुलिस की मोबाइल पहुंच चुकी थी, SP सादिक खुद मौजूद था, मनाल के साथ कैमरामैन भी था। मुहाफिज गायब हो चुके थे, पुलिस के लिए दरवाज़ा जिसने खोला, मुझे इसे देखकर हंसी आ गई। वो मुलाजिम के भेस में वजाहत का बंदा था। वो घबरा कर बोला, ईज जी साईं। मनाल बोली, हमें मौलाना साहिब से मिलना है। इसने सख्त घबराने की एक्टिंग की और बोला, जी वो तो इस वक्त इबादत में मसरूफ़ हैं। मनाल बोली, हम उनकी इबादत गाह में जाना पसंद करेंगे। वो बोला, नहीं जी, ये तो गुनाह होगा, मैं बेमौत मारा जाऊंगा। इस वक्त 2 कलाशिन बरदार पुलिस वालों पर बड़े भोंडे अंदाज में हमला आवर हुए, जिन्हें पुलिस ने कैमरे के सामने ही बेबस कर दिया और निहत्ता कर दिया। अब काफिला तेजी से इस कमरे की तरफ गया जिस तरफ मुलाजिम ने मौलाना साहिब की इबादत की निशानदेही की थी। दरवाजे को लात मार कर खोला गया तो सीन हसब तवक्को था।